तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। नहीं, देवराज जी अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन भारतीय आर्थिक समीक्षा का बजट सारांश देख लेते हैं। सबका से विकास, सबका साथ हटा दिया सबका विकास। ठीक है, बजट की समीक्षा थी। बजट होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ, मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। बजट के अंदर ध्यान से समझो, बजट में 3 वर्षों का ब्यौरा होता है। कितने? 3 वर्षों का। जैसे ये बजट किसका, 25-26 का, इसको ही ले लेते हैं अपन। 25-26, 24-25 और 26-27। 25-26-27, 24-25-26। ठीक है, किसी भी बजट के अंदर 3 सालों के विवरण होते हैं, पिछले साल का, वर्तमान वर्ष का और आगामी वर्ष का। पिछले साल के स्थायी आंकड़े आते हैं। कैसे? स्थायी आंकड़े। और वर्तमान वर्ष के अस्थायी अनंतिम आंकड़े, जैसे आप कह सकते हो। अंतिम आंकड़े नहीं, अनंतिम आंकड़े। अनंतिम का मतलब समझते हो? जो अस्थायी हो, जिसमें चेंज संभव है। और आगामी वर्ष के अनुमानित, क्या होता है? अनुमानित आंकड़े। बजट के अंदर गवर्नमेंट 3 वर्षों के आंकड़ों को शामिल करती है। पिछले वर्ष के स्थायी आंकड़े, वर्तमान वर्ष के अनंतिम आंकड़े और आगामी वर्ष के अनुमानित आंकड़े। तो बजट कितने वर्ष का ब्यौरा दिया करता है? 3 वर्षों का। क्लियर? दूसरी बात, बजट गवर्नमेंट की साल भर का लेखा जोखा होता है कि कहां कहां से हमारे को इनकम प्राप्त हुई और कहां कहां हमारी इनकम खर्च हुई। बजट आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट व्यक्ति का भी हो सकता है, बजट परिवार का भी होता है, बजट स्टेट का भी होता है, बजट संघ सरकार का भी होता है। परिवार का बजट ये होता है कि जैसे 20,000 रुपये घर की आय है, तो हम उस हिसाब से व्यय करते हैं कि भाई 2,000 इधर करने, 4,000 ऐसे करने। फिर अगर बजट से अधिक खर्च हो गया तो हम उसको घाटा कहते हैं। बजट से अधिक मान लो किसी महीने खर्च हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे? घाटा कहेंगे। बच गया तो हम सरप्लस कहते हैं। सरप्लस का मतलब होता है अतिरेक। अगर बजट से कम खर्च हुआ है, मतलब कुछ बचत हुई है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सरप्लस, अतिरिक्त बोलते हैं हिंदी में। अगर बजट से अधिक, आय से अधिक खर्च हुआ है तो हम क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डेफिसिट। बजट के कई घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा। तो ये घाटे जो है, स्थितियां ये रहती है 99% केसेस में घाटा ही चलता है। आय से व्यय हमेशा अधिक ही होता है। मतलब ये कोई शाश्वत सत्य बात नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में यही होता है। गवर्नमेंट कह देती है कि हमारे को आय कहां से मिली, हमें खर्च कहां कहां करना है। खर्च जनरली विकासशील देशों में खर्च अधिक ही होते हैं आय से। फिर घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है, और अतिरिक्त हुआ है तो ऋण देती है। घाटे को पूरा करने के लिए क्या लेती है? ऋण लेती है। अब ऋण 3-4 जगहों से लिया जा सकता है। देश के अंदर से लिया जा सकता है, देश के बाहर से लिया जा सकता है। बाहर से जो लोन लेते हैं वो या किसी देश से ले सकते हो या संस्थाओं से ले सकते हो। संस्थाओं में जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया, है ना, एडीबी से ले लिया, ब्रिक्स बैंक से ले लिया। इस तरह से हम लोन ले सकते हैं। देश के भीतर हम नागरिकों से लोन लेते हैं। बढ़िया कौन सा रहता है? जो भीतर रहते हैं, क्योंकि ब्याज देश के अंदर ही रहेगा। बाहर से लोगे तो ब्याज बाहर चला जाएगा। भारत के संदर्भ में 90% लोन देश के अंदर से लिए हुए, 10% ही लोन बाहर से लिए हुए। बाहर में भी अगर अपन वर्ल्ड बैंक से लेते हैं तो बहुत सस्ता मिलता है। वर्ल्ड बैंक लोन घाटा पूरा करने के लिए देता नहीं। वर्ल्ड बैंक कहता है भैया लोन किस लिए चाहिए? तो साहब हमें सड़क बनानी है, दे देंगे। हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, दे देंगे।
हमें रेलवे बनानी है, एयरपोर्ट बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, दे देंगे, सस्ता देते हैं, लंबे समय के लिए लेते हैं, 20 वर्ष 30 वर्ष। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता। उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में। मुद्रा कोष किस लिए पैसे देगा? घाटा पूरा करने के लिए। जो देश घाटे में है उसको ऋण लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? IMF घाटे वाले को ऋण भी महंगा देगा, सीधी बात है। घाटे वाले को, कमजोर आदमी ना लोन भी आगे दिया करे लोग, और शॉर्ट टर्म भी देते हैं, प्लस कड़ी शर्तों के साथ देते हैं कि आपके देश में ये काम करोगे तो हम आपको ऋण देंगे, अदरवाइज ऋण नहीं देंगे। भारत ने एक बार IMF से लोन लिया है 1991-92 में। मनमोहन सिंह गए थे ऋण लेने के लिए, 67 टन सोना हमने गिरवी रखा, लगभग 60-65 के आसपास था। वो सोनो ले जाने वाली गाड़ी पंचर हुई पुना को डेथ ये तो ठीक हूँ, लोगों ने ढाको पड़ी कि ये होनो है, नहीं ढाकले तक तो लोन गयो, आगो होनो गयो जाने के परे आ रहे गैस की टंकी गाड़ी लूटी, गाड़ी रोका इन टंके ले गया वाला है। तुम्हारे घरे गैस है कोनी, टंकी चूल्हो कोनी, गैस आलो टंकी की कर सकते बताओ, लेन गया। सोना लिया, भारत ने 67 टन सोना गिरवी रखा, महंगा ब्याज दर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत में जाके LPG सुधार करोगे तो ही हम आपको लोन देंगे। उस पर हस्ताक्षर करके मनमोहन सिंह आए और देश में आके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण अपनाए, तब जाके हमें उन्होंने लोन दिया। तो ये हमारी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करता है और जलील करके लोन देता है। इसलिए कहते हैं कि IMF से लोन लेने का मतलब है बेइज्जती करवाना। ये बेइज्जती है और क्या है? तो IMF के पास में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आती है ना, कि अब निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तब इसके पास जाते हैं। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन भारत के साथ एक बार आई थी, उसके बाद वापस स्थिति ऐसी भगवान करे आई को नहीं, आगे आवे भी नहीं। इसलिए लोन के लिए हम बचते हैं, इससे IMF जाने से बचते हैं। फिर गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है आय बढ़ाई जाए, भाई खर्च हो रहा है वो तो होगा, आप खर्च तो घटा ही नहीं पाओगे ना, कैसे घटाओगे? सब्सिडी कम करोगे तो जनता विद्रोह करेगी, योजनाएं बंद करोगे तो सरकार को वोट नहीं मिलेंगे, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम करोगे तो सरकारी कर्मचारी हड़ताल में बैठ जाएंगे, युद्ध उपकरण वगैरह खरीदोगे पैसे तो लगेंगे, नहीं खरीदोगे तो आप पिछड़ जाओगे। व्यय कम नहीं हो सकता, आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी? आय। कि समस्या समाप्त तो नहीं हो सकती, मजबूत किसको होना पड़ेगा? हमें बोलने में तो हम जोर है, कौन बताओ समस्या समाप्त नहीं होती है, यू हैव टू बी स्ट्रांग। ओहो, लेकिन सरकार को समझना होगा कि व्यय कम नहीं होंगे, आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी? आय। अब आय कैसे बढ़ाए? टैक्स बढ़ाया तो जनता विद्रोह कर देगी, क्योंकि आय का बड़ा स्रोत क्या है? टैक्स। तो एक ही ऑप्शन है कि टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए। दायरा मतलब अभी 2% लोग टैक्स दे रहे हैं तो 100% से टैक्स लो, टैक्स की रेट कम कर दो। समझ में नहीं बात? टैक्स की रेट अधिक रखोगे तो टैक्स चोरी होगी। फिलिप्स वक्र के अनुसार, फिलिप्स ने क्या कहा था? टैक्स की दर जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स कलेक्शन घटता है। क्यों? क्योंकि लोग टैक्स देने से बचेंगे, चोरी करेंगे। टैक्स की रेट घटती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, क्योंकि 2 रुपया तो है बुधाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि 5-5 रुपया दो माटी तो थे ही दे दोगे, 5 रुपया चाहिए मन दूंगा। अब मैं आपको 1000 दो थे एक दो, मेरे को 1 रुपया नहीं मिलेगा, नहीं तो जरूर कहीं तो आहन। अगर आप गवर्नमेंट चाहती है कि आय बढ़े तो टैक्स की रेट कम कर दो, टैक्स का दायरा बढ़ जाएगा और जनता सारी टैक्स देगी तो निश्चित दिक्कत नहीं है। दूसरा, जितने भी अनौपचारिक क्षेत्र है जो रजिस्टर्ड नहीं है, यहां पे आप रेड करिए, विजिलेंस लगाइए, कराओ सारों को रजिस्टर्ड, मार्केट में रखो जोरदार निगरानी। भारत का 60% भाग रजिस्टर्ड है ही नहीं,
ये रजिस्टर्ड आ जाएगा तो आपकी आय डबल हो जाएगी अपने आप ही, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए अधिकारियों को ईमानदार, ओ शिट करे क्या बताओ, तब घाटा होता है। अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, सॉरी ये हो नहीं सकता कुल मिला के घाटा होना तय है, ठीक है, समझ आई बात। घाटा तभी होगा जब देश, घाटा तभी नहीं होगा जब देश ईमानदार होगा। ये राष्ट्रवाद की बातें करने वाले, बड़े बड़े राष्ट्रवाद की भाषण देने वाले सारे जो चोर है ना, ये एक भी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रद्रोही है। तो देशद्रोही शब्द आता है ना, देशद्रोही का मतलब क्या होता है, तो देश के मूले बने में योगदान दो। मूले बना मतलब समझते हो, अपने कोई भी काम बिगाड़ना हो तो उनके इसने मूड़ा बा दिया मूले की खेती होने के बाद में उस जगह और कुछ नहीं उगता, इसलिए कह के ये मूड़ा बा दिया गया तो यहां पे होता क्या है, क्या हुआ, नहीं थे तुम की मूड़ा बात आए है कौन, आपके पास में इनकम है नहीं, ठीक है, तो अभी ठीक है। लेकिन देश के अंदर राष्ट्रवाद का मतलब वर्तमान में ये है कि आप टाइम टू टाइम टैक्स भरो, देश के संसाधनों को नष्ट नहीं करो, आप देश के प्रति ईमानदार रहो, देश आपके लिए प्राथमिक होना चाहिए, घर प्राथमिक नहीं होना चाहिए। ये है राष्ट्रवाद। ये आज की स्थिति में कोई एक आधा मिल जाए तो पता नहीं लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में, बाकी है नहीं, कोई नहीं है। सब अपना अपना करने में लगे हैं, राष्ट्र से मोहब्बत बहुत कम लोगों को है। बाकी देखो, भाषण देने से राष्ट्रवादी कोई होगा नहीं। अब अपन चाहे बड़े बड़े राष्ट्रवाद के नारे लगा ले, झंडे दे के रैलियां निकाले, सारे जब चोरी करता है ना तो राष्ट्रवादी है नहीं। ये झंडे रैलियां सारी की सारी क्या है, ये फर्जी है, दिखावटी। एक तरफ तो आप देश की एकता के लिए रैली निकाल रहे हो, दूसरी तरफ आप उसी में चोरी कर रहे हो, तो आपके कैसा राष्ट्रवाद, इतना बड़ा दोगलापंथी लाते कहां से हो। तो देश के अंदर ये समस्या चल रही है, इसी वजह से हमारी आय कम है। आय कम होने का कारण है नागरिकों की उदासीनता और नागरिकों का राष्ट्रवादी नहीं होना, सीधी बात है। आप यूरोप में चले जाओ, 100% टैक्स पेयर है, 100% लोग ही टैक्स देते हैं, तो वापस उनको रिटर्न क्या मिलता है, सब मेडिकल वगैरह सब फ्री। अपन चाहते सारा फ्री है लेकिन टैक्स देते नहीं, तो कैसे पॉसिबल होगा। अब बात समझ में आ रही है आपको ये सारी। हाँ, अब बजट होते हैं दो टाइप के, आवाज नहीं, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है आपके पूंजीगत बजट। कौन सा बजट, पूंजीगत। राजस्व बजट का क्या मतलब है, राजस्व बजट का मतलब ये होता है कि राजस्व आय और राजस्व व्यय। पूंजीगत बजट का मतलब क्या होता है, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय और राजस्व व्यय क्या होता है, समझना इस बात को, मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। सरकार के वे खर्चे जिसके बदले सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वो राजस्व व्यय। और सरकार की वे आय जिसके बदले सरकार कुछ नहीं देती और उसके बाद भी सरकार को प्राप्त होती है, उसे कहते हैं राजस्व आय। मैं उदाहरण देता हूं। व्यय में क्या आएगा, जैसे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी पूरी, सरकार को हम फिजिकली कुछ नहीं देते, आय तो आती है, पेंशन, योजनाओं के पैसे, सब्सिडियां वगैरह, जितनी भी छात्रवृत्तियां वगैरह, भत्ते, बेरोजगारी, सारे किस में जाते हैं, किस में जाते हैं, राजस्व व्यय में। इसके बदले गवर्नमेंट को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसके बदले जो पूंजीगत व्यय होता है, ये ऐसा व्यय है जिसमें सरकार को कुछ संपत्तियां निर्मित होती है, जैसे हॉस्पिटल बना दिया, या मिसाइल सिस्टम खरीद लिया, या सड़कें बना दी, या एयरपोर्ट बना दिया। ये सारे कौन से व्यय है, पूंजीगत व्यय, जिसमें किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण होता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे सेना की बात करते हैं, सेना के सैनिकों को, अधिकारियों को जो वेतन और पेंशन जाती है, वो कौन सा व्यय है, कौन सा व्यय।
और अगर सेना के लिए हमने 20 लड़ाकू विमान खरीदे, ये कौन सा व्यय? मिसाइलें खरीदी, ड्रोन खरीदे, सैलरी बढ़ा दी, समझ में आ रही बात? तो राजस्व व्यय, हॉस्पिटल बनाया, उसमें डॉक्टर नियुक्त किए, नर्सेज नियुक्त करी, एमआरआई मशीन लाई, समझ में आ रही बात? एसी लगाया, पूंजीगत व्यय। हाईवे बनाए, हाईवे की मेंटेनेंस के लिए 10 कर्मचारी रखे, एयरपोर्ट बनाया, विमान खरीदे, विमान में पायलट नियुक्त किए, एयर होस्टेस नियुक्त की। हंसो क्या? ये सारे राजस्व व्यय। समझ में आई बात? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का अंतर समझ में आ रहा है? तो राजस्व व्यय समझ में आएगा। अब अपन आय की बात करते हैं। राजस्व आय, राजस्व आय में क्या होता है? टैक्स। जितने भी टैक्स प्राप्त होते हैं वो सारे किस में जाएंगे? इसके बदले सरकार कुछ भी नहीं देती। पूंजीगत आय, मान लो सरकार ने अपनी एयर इंडिया बेच दी, बेच के जो आय प्राप्त हुई वो कहां जाएगी? पूंजीगत आय। पूंजीगत आय वो आय है जिससे सरकार कुछ खोती है या सरकार की जिम्मेदारी निर्मित होती है और तब आय मिलती है, पूंजीगत आय है। और राजस्व आय में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, न सरकार को कुछ रिटर्न में देना पड़ता है। सरकार ने आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वापस ब्याज सहित लौटाने की? तो ये आय कौन सी है? पूंजीगत आय। सरकार ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, जैसे एयर इंडिया बेच दी हो, चाहे कोई और कंपनी खूब बेची, लिस्ट पड़ी है, इन कंपनीज को बेचने से जो आय हुई, क्या सरकार ने कुछ खोया है? खोया ना? तो इससे जो आय प्राप्त हुई वो कौन सी है? पूंजीगत आय। समझ में आ रही बात? पूंजीगत आय सरकार के हाथ में होती, वो बढ़ा भी सकता है। पूंजीगत आय कैसे बढ़ा सकता? लोन ले लो या 4 उपक्रम बेच दो, हो गया काम पक्का। भैया कम में रिफाइनरी बाड़मेर वाली बेच दो, रिलायंस वाला तैयार बैठा है, 1.5 लाख करोड़ में बेच दो। लाख करोड़ में बनी है, 80,000 करोड़ में बेच दो, 80,000 करोड़ इनकम होगी। कौन सी जाएगी? कहां जाएगी? पूंजीगत में जाएगी। और रिफाइनरी बनाई है, ये कौन सा व्यय है? कौन सा व्यय? यस, पूंजीगत। हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा राजस्व में वेन पसे पूंजीगत में आया है बेड़ा वे गाड़ी ली तो राजस्व वाले रास्ते थी, पचे बड़ी गाड़ी ना ना गलत गया पूंजीगत व्यय। समझ रहे हो बात को? ये है राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। अब एक लास्ट बात आप मुझे बता दो, फिर अपन सीधा बजट में चलते हैं। गवर्नमेंट ने अमेरिका से या मान लो आईएमएफ से लोन लिया, लोन लिया, लोन को आय के रूप में दिखाया गया। ये आय कौन सी है? क्लियर? अब आपको पता है कि इस लोन का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज दिया, ब्याज आय है कि व्यय? ब्याज देना क्या है? कौन सा व्यय? राजस्व है या पूंजीगत? क्या इससे कोई प्रॉपर्टी बन रही है? क्या इससे कोई जिम्मेदारी कम हो रही है? नहीं हो रही, कोई जिम्मेदारी कम नहीं हो रही है। लोन तो वो का वो पड़ा है। जिम्मेदारी तब कम होती जब लोन भर देते आप। ब्याज देना तो आपकी मजबूरी, लाइबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कम हुई, हर साल अगले साल फिर देनी है। आपने ब्याज भरा, वो ब्याज भरा वो व्यय कौन सा है? राजस्व व्यय। ब्याज कौन सा है? अब जितना पूंजीगत आय अधिक करोगे उतनी राजस्व व्यय अधिक होगा। राजस्व व्यय जितना अधिक होगा उतना राजस्व घाटा बढ़ेगा। मामलो ऐसो पैसी तो उगड़ो है थारे मारे हेंगो रहे, मारे तो दिक्कत को थारे मन थाड़ी हली दिक्कत लगी थी, तो ठीक है, तो हमें थोड़ा गड़बड़ हुआ है। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूं। आपने किसी दूसरे देश को लोन दिया, भूटान को दिया, आप भूटान को दे सकते हो, भूटान को दिया। ये लोन दिया आय है कि व्यय? लोन देना आय, एक जन डंडो फैलेगा। लोन देना क्या है? व्यय। व्यय व्यय कौन सा है? राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय? पूंजीगत व्यय, क्योंकि वापस आएगा, जिम्मेदारी बनी ना एक।
अच्छा, आपने मान लो भूटान के अंदर भूकंप आया और दान दिया है, वाह वाह क्या बात है, अब थे सुधर रहे हो। मतलब दान दिया तो क्या हो गया, और अगर लोन दिया है तो क्या हो गया, पूंजीगत। आए वे वे अच्छा ठीक है, वो लोन दे दिया आपने, अब उस लोन का आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज मिला, ब्याज मिला, आए कि वे आए, किस में रखेंगे, पूंजीगत में, राजस्व में, किस में रखेंगे। बस इसमें एक बात सोचिए आप, क्या इस आय से हमारा कोई लॉस हुआ है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारियां कम, मतलब कोई बढ़ी है, नहीं बढ़ी ना, तो सीधा राजस्व आय में जाएगा। समझ गए बात को, थोड़ी ठीक है, कम में जाएगा, ठीक, चल जाए, चल जा, 4 घंटे रो मैटर अगर 40 मिनट में हम जाओ तो घणो ही है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस मद में जाता है। तो राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। एक बार फिर बता देता हूं, राजस्व के अंदर दो चीजें दिमाग में रखनी है, एक राजस्व में आपको दो पॉइंट्स मस्तिष्क में रखने, मैं बता देता हूं एक बार। पहला पॉइंट कि वो समझ में नहीं आ रहा, आ रहा है? हाँ, ये कुछ नहीं, क्लास का ही है, 7 से 9:30 मेरी क्लास है, फिर वहां की दान जी 2 ही क्लास है कल। हाँ 2 ही क्लास है। हाँ ठीक है, आगे सुनो, बात सुनो मेरी, बात बात जरूरी है, बात जरूरी है। राजस्व में आय की अगर बात करोगे, तो राजस्व आय जब प्राप्त होती है, सरकार को लेना देना कुछ भी नहीं है। देखो मैं इसको समझाता हूं, थारे डेमो करे समझाना पड़ेगा, हाँ वो 3 इडियट फिल्म में समझावे जो। राजस्व आय, राजस्व आय जब भी मिलती है, पहली चीज ये ध्यान रखना है कि सरकार को किसी भी प्रकार की इसमें जिम्मेदारी तय नहीं होती, लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी किस में बनती है, लोन में बनती है ना, सब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, वापस देने का कुछ है नहीं, राजस्व आय में कुछ भी वापस लौटाया नहीं जाता, या फिर सरकार की किसी संपत्ति का हास भी, संपत्ति हास भी नहीं होता। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्व आय में न तो कोई संपत्ति का हास होता है और न ही कोई जिम्मेदारी बनती है। तो मोस्टली राजस्व आय किससे प्राप्त होती है, टैक्स से, कर, उपकर, ये पेनल्टी वगैरह जो आपके, जैसे आप मान लो बाइक लेके जा रहे थे, हेलमेट नहीं था, चालान ठोक दियो, चालान लगा दिया है, तो ये आय कौन सी है, कौन सी आय है, राजस्व आय। आप सरकार की राजस्व आय में भाग दे के आए हो, बधाई हो आपको। ठीक है, टोल नाके से गुजरे आप, टोल टैक्स लगा, और टैक्स आयो नो छोड़ो, तो राजस्व में गयो, टैक्स आते मतलब राजस्व हो गया। अब मान लो आपने भारत सरकार से कोई किताब खरीदी, ये कौन सी आय है भारत सरकार के लिए, राजस्व, पूंजीगत, पूंजीगत, क्योंकि किताब खरीदी है ना, सरकार की कोई संपत्ति खरीदी है आपने। स्टाम्प पेपर, स्टाम्प पेपर में कहीं कोई क्या, एक 100 रुपए के स्टाम्प में उस पेज की रेट 100 रुपए होती है, स्टाम्प ड्यूटी है, टैक्स ड्यूटी सारा किस में जाएगा, राजस्व में जाएगा। मान लो कि आप कोई जुर्माना, चालान वगैरह भरते हैं, तो वो किस में जाएगा, राजस्व में जाएगा। ठीक है, ये तो राजस्व आय होगी। अगर अपन पूंजीगत आय की बात करें, पूंजीगत आय में क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी किस में बनती है आपको पता है, ऋण में बनती है। जिम्मेदारी किस बात की, ब्याज सहित वापस लौटाने की, या फिर संपत्तियों का क्या होता है, हास होता है। आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ठीक है, तो ऋण है या प्रॉपर्टी बेचने से जो आय मिलती है उसको क्या कहते हैं, पूंजीगत आय कहते हैं। समझ में आ रही बात। अब अगर अपन बात करें व्यय की, व्यय में राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय क्या हुआ, राजस्व व्यय ऐसे व्यय थे जिसके बदले सरकार को कुछ नहीं मिलता,
सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता और न ही सरकार के कोई नई संपत्ति बनती है। राजस्व व्यय से कोई संपत्ति नहीं बनती, नई संपत्ति बनती नहीं है और न ही सरकार का कोई आपके कुछ भी सरकार को प्राप्त होता है। अब जैसे छात्रवृत्ति दे दी या बेरोजगारी भत्ता दे दिया, कौन सा सरकार को कुछ मिला? कुछ मिला? या सरकार की कोई प्रॉपर्टी बनी? कुछ नहीं बना। इसको हम क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय के अंदर या तो आपकी कोई न कोई व्यय मतलब खर्च हुआ, या तो कोई प्रॉपर्टी बनती है और या फिर कोई जिम्मेदारी कम होती है। लोन चुकाना क्या है? ऋण चुकाना पूंजीगत है, ठीक है। कल 7 बजे आ जाना आप। लोन चुकाना पूंजीगत क्यों है? जिम्मेदारी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्रॉपर्टी खरीदना क्या है? संपत्ति बनाना क्या है? पूंजीगत है, ठीक है ना। और इस तरह से आप समझ जाओ कि रेवेन्यू पार्ट बजट का और कैपिटल पार्ट। बजट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू पार्ट में लेना देना से कोई फायदा नहीं है, मतलब सरकार को कुछ भी ना लेना है ना कुछ देना है, ना कोई जिम्मेदारी बनती है ना जिम्मेदारी कम होती है। पूंजीगत पार्ट में जिम्मेदारियां बनती है, जिम्मेदारियां कम भी होती है, संपत्तियां बनती है, संपत्तियां बेची भी जाती है। समझ में आई बात? तो इस तरह से बजट के 2 भाग होते हैं, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट। तो इस तरह से पूरा बजट बनाया जाता है साल में एक बार, कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है। अब इस साल भारत सरकार का जो बजट आया उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। पहला पॉइंट ये है कि पूरे बजट की साइज है लाख करोड़ में, और इस साल का जो बजट है ये 53.47 लाख करोड़ का। 53.47 लाख करोड़ के बजट का मतलब क्या हुआ? इसमें आय भी है और व्यय भी है। और बजट में क्या होता है? आय और व्यय होता है। इस तरफ इन्होंने लिखी है आपके आय, इस तरफ लिखे हैं व्यय। अब सरकार ने इधर आय लिखी है और इधर सरकार ने क्या लिखा है? व्यय लिखा है कि आय और व्यय। अब आय में भी देखो 44.04% आय हुई है टैक्स रेवेन्यू से, करों से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो आय है आपके टैक्स रेवेन्यू वगैरह जो पूरी देख रही है, ये पूरी की पूरी आय कौन सी है? ये राजस्व आय है पूरी। कौन सी है? राजस्व। और ये कौन सी है? ऊपर वाली कौन सी है? पूंजीगत। ये पूंजीगत है। देखो मैं नाम बोल रहा हूं, बाजार से लोन लेना, ऋण लेना, ये सारे ऋण लोन ये सब किस में जाते हैं? कौन सी आय में जाते हैं? पूंजीगत आय। और ये बाकी सारा किस में जाता है? नीचे वाला बाकी देखो क्या है? कस्टम टैक्स, जीएसटी टैक्स, अर्बन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर टैक्स, शेयर एसटीटी टैक्स, ये सारे टैक्स है। अगर आपसे पूछें कि भारत सरकार के टोटल रेवेन्यू में सबसे अधिक हिस्सा किसका है, कौन से टैक्स? इनकम टैक्स 14.66% इस बार योगदान दे आया है। तो इस प्रकार ये सारे लिखा हुआ है हमारी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इधर क्या लिखा है? इधर लिखा हुआ है आपके व्यय, सारे व्यय लिखे हुए हैं जिसमें विभिन्न सारे क्षेत्रों की बात की गई है कि जितने भी ये आपके ट्रांसफर, एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर में 30.26% खर्च हुए हैं। योजनाओं में 23.21 लाख करोड़ का खर्च हो रखा है। एक मिनट, ये आंकड़े लाख करोड़ में है ना? ठीक है, 44% नहीं है, ये 44 लाख करोड़ होगा। नहीं, ये परसेंट नीचे वाले परसेंटेज में ही है, ये परसेंटेज में है, ये लाख करोड़ का आंकड़ा है, ठीक है। इधर 23.21% रुपया योजनाओं में गया सारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं में कितना गया ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और ये इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज कितने दिए, पेंशन कितनी दी, ये पूरा का पूरा आंकड़ा है इसमें। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार का बजट सीधे तौर पे आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ समझाना था ये आपको। आपके वरिष्ठ अध्यापक में ये बजट का ये पोर्शन कभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्लियर आपके वही पॉइंट देखने हैं। बजट आपके वैसे सीधे तौर पे कोर्स में है भी नहीं। बजट की कुछ योजनाएं है ना, जैसे ये योजनाएं है, आगे ये योजनाएं देखेंगे ताकि ये क्या, कुछ कृषि की योजनाएं, कुछ उद्योगों की, कुछ सेवा की। हमें याद क्या करना है? वो करना है, ये मामला याद नहीं करना है,
है रे जंसू ठीक है। ऐसा फील हो रहा है। अरे, हाँ आप वापस समझाओ, हम समझ लेंगे सर। हमें इसका लोड था कि इतना कैसे याद होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मैं आपको समझा रहा था कि किस तरह से बजट बनता है, रेवेन्यू बजट वगैरह, ये सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे वृद्धि और विकास के स्तंभ। अब बजट के मामले आपको पता है, आर्थिक वृद्धि बनाना विकास है, जन केंद्रित विकास है, शासन व्यवस्था बढ़िया हो, व्यापार की सुगमता वगैरह, ये सब बजट के टारगेट माने जाते हैं। विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प। अब इस बजट के अंदर प्रयास किया गया है कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर है उनको आगे बढ़ाया जाए। तो क्लस्टर जितने आगे बढ़ेंगे, सीधी सीधी बात है कि सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा और सरकार का आय पक्ष ज्यादा होगा। जो आय पक्ष अधिक होगा तो क्या कम होंगे, घाटे कम हो जाएंगे। क्योंकि देखो, व्यय तो आप कम कर नहीं सकते, आय को कम करने का एक ही तरीका है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगाओ, जिससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन अधिक होगा तो हमें टैक्स अधिक मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि हम औद्योगिक क्लस्टरों का लगातार क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने 200 विरासत समूह के ढांचे की और प्रौद्योगिकी यूनियन के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना है। मतलब करीबन 200 के आसपास ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें जो जो उद्योग मर चुके हैं, दबे हुए हैं, उनको वापस पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट खुद कर सकती है, उसका निजीकरण कर दो, निजी क्षेत्र को बेच दो, निजी क्षेत्र अपने आप उसका क्या कर लेगा, पुनर्जीवन कर लेगा, उसके ऊपर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करके और वो कर लेगा। इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप समझते हो, सड़कें बनाना, परिवहन वगैरह, ट्रांसपोर्ट, ये सब। दूसरा, सरकार टेक्नोलॉजी ला रही है। प्रौद्योगिकी का मतलब आप समझते हो, टेक्नोलॉजी। सरकार कोशिश कर रही है कि जो भी उद्योगों में उत्पादन हो उसकी लागत कम हो। लागत कम करने के लिए आधुनिकीकरण करना, नई मशीनें लाना, श्रम वगैरह इस पे काम करना ताकि कम से कम लागत हो, और रोजगार का सृजन करना। ये सारे सरकार काम कर रही है जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा। अब मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न करूँ ना कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि सर यहाँ पे बुनियादी ढांचा बना दिया जाए, रोजगार, बढ़िया से रोजगार किए जाए, ताकि लोग अधिक होंगे तो लोगों को तनख्वाह कम देनी पड़ेगी। रोजगार सृजन से क्या होगा, सैलरी कम हो जाती है। अगर मजदूर बहुत अधिक होंगे तो मजदूरी कैसी हो जाएगी, कम। मजदूर कम होंगे तो मजदूरी रेट बढ़ जाएगी। यूरोप में क्या हो रहा है, मजदूर कम है तो वहां मजदूरी दर बहुत अधिक है। भारत में मजदूर खूब बैठे हैं, आप नहीं करोगे तो कोई दूसरे स्टेट का लाके लगा देंगे। हाँ, तो इससे क्या होगा, उससे मजदूरी की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारी काम करेंगे जिससे क्या होगा, जिससे आपके औद्योगिक उत्पादन की जो लागत है वो कैसी हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसके अलावा है, कहाँ लिखा हुआ है, और आगे बढ़ो। मौजूदा क्लस्टरों का उन्नयन, नए सिरे से ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड नहीं समझे आप, कल बताया था ना। अगर आप कुछ बिल्कुल नई शुरुआत करते हो तो ग्रीन फील्ड बोलते हैं। अगर आप किसी पुराने कोई पुनर्जीवित करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्राउन फील्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कई नई सिटी बना देना। ग्रीन फील्ड सिटी का मतलब होता है कि एक औद्योगिक नगर के आसपास पूरी नई सिटी बन जाती है जिसमें केवल इंडस्ट्री होती है और जरूरत वाली चीजें होती है। रामनगर, हाँ जामनगर। रामनगर भी ग्रीन फील्ड ही था पहले, बिल्कुल खाली पड़ा था, अब बना है वो। हाँ आगे देखो, चैंपियंस एमएसएमई, एसएमई नहीं है, एमएसएमई है। हाँ, चैंपियन एमएसएमई है ना, ये है ये। चैंपियंस एमएसएमई का क्या मतलब है कि चैंपियंस, इसका मतलब ये है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट 3 प्रकार के प्रयास कर रही है। क्या क्या प्रयास कर रही है, पहला प्रयास है चैंपियन, मतलब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भारत को चैंपियन बनना। एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 प्रकार की नीतियां चालू कर रही है। पहली, इक्विटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट मैंने आपको बताया ना कि कुछ हिस्सेदारी ले लेना और उसके बदले उन कंपनीज को गवर्नमेंट फंड देगी। 50,000 की इक्विटी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाई हुई थी। तो इससे क्या होता है कि इनको
जो भी एमएसएमई है इनको फंडिंग बहुत अच्छे से मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो चैंपियंस एमएसएमई के अंदर 3 प्रकार की रणनीति को याद रखना है। पहली रणनीति कौन सी है? इक्विटी सपोर्ट, जिसमें ऋण आधारित सहायता मिल जाती है। इसके आधा लिक्विड आ जाएगा, आपके लिक्विड सपोर्ट आ जाएगा। उससे पहले इक्विटी वाला देख लो। ये फंड उच्च क्षमता वाली फर्मों को प्रोत्साहित करेगा, ज़्यादा इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। खाली इतना रखना है ध्यान आपको कि इक्विटी सपोर्ट के अंदर किसी भी कंपनी के जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट कह रही है हम हमारे पास उसका एक हिस्सा रखेंगे और उसके बदले उनको क्या दे देंगे? पैसे दे देंगे, ताकि उनकी ऋण आधारित जरूरतें पूरी हो जाती है। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम एक ये आत्मनिर्भर भारत कोष बनाएंगे और उस कोष के अंदर जो पैसा होगा, ये 2000 करोड़ के आसपास फंड भी बाद में अतिरिक्त डालेंगे, इस पैसे को हम एमएसएमई को देंगे, जिससे क्या होगा कि एमएसएमई की वित्तीय जरूरतें इजीली पूरी हो जाएगी। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना कि एमएसएमई को पैसे नहीं मिलते, एमएसएमई का औपचारिक क्षेत्रों से ऋण नहीं मिल पाते, तो एमएसएमई को पैसे की कमी नहीं हो, इस हेतु इन्होंने आत्मनिर्भर भारत कोष चलाने का निर्णय लिया। ये किस किस योजना का भाग है? चैंपियन योजना का भाग है। ठीक है। इसके अलावा आता है लिक्विडिटी सपोर्ट। लिक्विडिटी का मतलब आप समझते हो? जैसे आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, आप यहाँ 500 का होगा ना? 100 का ही है सर, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास 100 रुपए है। अच्छा, वो जो 100 रुपए हैं वो कैश है, नकद। क्या है? नकद। आप वो 100 रुपए लेके गए पानी पूरी वाले के पास, आप 2-3 लोगों ने मिल के 100 रुपए की पानी पूरी, 100 रुपए खानी, आप 2-3 की जरूरत नहीं है, एक ही निपटा देगा। पानी पूरी वाले ने वो 100 रुपए ले जाके सब्जी मंडी में आलू वाले को दे दिए। आलू वाले ने वो 100 रुपए ले जाके और आटा खरीद लिया घर पे ले जाने के लिए। आटे वाले ने वो 100 रुपए जो है वो आपके लाइट वगैरह सही करने वाले इलेक्ट्रिशियन को दे दिए। इलेक्ट्रिशियन ने वो 100 रुपए मुझे दे दिए उसके बच्चे के एडमिशन करने के लिए, और मैंने वो 100 रुपए आपको दे दिए कि आपने मुझे किसी प्रश्न का उत्तर बताया था। ठीक है, आपके पास वापस आ गए। अब आप सोचो, वो 100 रुपए 8 जगह घूम के फिर आपके पास आ गए। रुपए नोट कितना है? एक ही है। कितने काम कर दिए? अब 100 रुपए ने 10 काम कर दिए, मतलब 1000 रुपए का काम हुआ। नकद 100 रुपए थे, लिक्विडिटी कितनी हो गई? बोलो ना, 1000। समझ नहीं आई? मतलब कम समझ में आई। हा? पैसे नहीं आए? पैसे तो नहीं आएंगे, ये खाली उदाहरण है। ये माना कि एक्स, तो क्यों माने सर, हमें तो सच में चाहिए। अब सच में तो अब देखो, आप भी जाके कौन सा 100 रुपए की पानी पूरी खाओगे? तो लिक्विडिटी क्या होती है? मार्केट के अंदर केस कितना है और वो नकद मार्केट में कितना तेज गति से चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी बोलते हैं। बात समझ में आई कोई? तो इस तरह से लिक्विडिटी, अब लिखा है ना केस फ्लो, क्या लिखा है? अब ये 100 रुपए का केस था जो आपने फ्लू। अच्छा, अब मैं आप में से कोई एक ऐसा दोस्त भी है आपका तो बहुत ज्यादा कंजूस है, मतलब ठोको पते रिपीट बहुत बार काटे वो। अब आप सोचो कि उसने 100 रुपए जेब के किसी कोने में ऐसे दबाए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। बताओ, उसका केस फ्लो लिक्विडिटी 0। क्यों? क्योंकि उसने केस को फ्लो होने दिया ही नहीं है, केस को उसने दबा दिया है। तो जितना पैसा ज्यादा खर्च होगा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट ग्रो करेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स कहता है कि खर्च करो, जितना ज्यादा खर्च कर सकते हो करो, जितना ज्यादा आप खर्च कर सकते हो उतना खर्च करो। भारतीय अर्थव्यवस्था ये कहते हैं कि बचते इकोनॉमी के लिए हानिकारक होती है। कैसे? आपको पता है कि जितना ज्यादा पैसा प्रिंट होगा, सोना गिरवी रखना पड़ता है पीछे, और वो पैसा मार्केट में तो आ जाता है लेकिन दब जाता है, तो फ्लो होता नहीं है। फ्लो नहीं होगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड किससे बढ़ती है? फ्लो से होती है ना। जैसे हम 200-300 लोग बैठे, सब पैसा खर्च करें तो सीधे 200 ग्राहक है, नहीं खर्च करेंगे तो एक भी ग्राहक नहीं। बताओ, अब आप सोचो, आप लोग कसम ले लो कि कोचिंग सेंटर में आने के बाद हमको ये चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं करेंगे बाहर, आपको पता है सारे बंद हो जाएंगे।
और आप सोचो कि नहीं हम खूब खर्च करेंगे, 2 और गाड़ी खुलेंगे यहाँ पे। इकोनॉमी ग्रो कब करती है? जब फ्लो बढ़ता है। अब मार्केट के अंदर पैसा प्रिंट होके आ गया और आपने दबा दिया जोरदार तरीके से, फ्लो हो नहीं रहा है, और ये फ्लो नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इसलिए सारे अर्थशास्त्री यही कहते हैं कि एक इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए फ्लो, कैश का फ्लो होना जरूरी, तभी लिक्विडिटी बढ़ेगी, तभी लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे, तभी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, लोग रोजगार लगेंगे, काम धंधा वगैरह, देश फलेगा फूलेगा, बहुत मजा आ जाएगा। लेकिन थे तो खर्च नहीं कर रहे हो, बताओ। हाल है। मैं तो जेब में पैसे रखता ही नहीं, 200 300 रुपये जरूरत पड़ती नहीं है ना, अब तो आजकल सब मोबाइल से हो जाता है? मोबाइल की अब जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो एमएसएमई में नकदी प्रवाह और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट की बात की गई है, और इसके लिए इन्होंने ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम भी शुरू किया है इन्होंने। इसमें ये क्रेडिट गारंटी देते हैं, मतलब लोन, गारंटेड लोन हम देंगे कंपनी को। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क आया, यहाँ पे कुछ रखना पड़ता तब दे रहे हैं, और यहाँ क्रेडिट गारंटी दे रहे हैं कि अब आपको रखने की जरूरत नहीं, हम वैसे ही उधार दे देंगे आपको, ब्याज दे देना बस। ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रोफेशनल सपोर्ट। किसी भी कंपनी को एक तो पैसे चाहिए होते हैं खोलने के लिए, दूसरा सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट मतलब टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, परामर्श हो गया। कई बार नई बिजनेसमैन को नहीं पता होता है कि फैक्ट्री के अंदर कंपनी में क्या क्या चीजें चाहिए, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सपोर्ट। और प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कौन नियुक्त करेंगे? कॉरपोरेट मित्र नियुक्त करेंगे। और कॉरपोरेट मित्र छोटे एमएसएमई को क्या करेंगे? प्रोफेशनली, जो बहुत ट्रेंड प्रोफेशनल होंगे, वो लोग एमएसएमई को एक प्रकार से कंप्लायंस में सहायता करेंगे, उनको बताएंगे कैसे करना है, टैक्स कैसे भरने हैं, और किस तरह से बैलेंस शीट तैयार करनी है, कहाँ से खरीदारी करनी है। क्योंकि देखो, आपको पता है छोटे स्तर पे गांव वगैरह में जो एमएसएमई कोई मान लो हो गया ना, तो उसको पता नहीं होता है कि काम कैसे करना है। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं वो नियुक्त करेंगे जो ऐसे छोटे क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये इस बार बजट में ये योजना आई है, चैंपियन योजना। तो बजट की इस चैंपियन योजना की 3 विशेषता याद रखना: इक्विटी सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट और लिक्विडिटी सपोर्ट। समझ में आई बात? ये प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चैंपियन जो एमएसएमई है इसके संबंध में सत्य है या नहीं है। फिर आपको ध्यान रखना है कि चैंपियन एमएसएमई का मतलब यह है कि विश्व स्तर पर हमारी एमएसएमई को चैंपियन बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 स्तरीय नीति लागू करी है, और ये 3 स्तर हो गए इसके। इसके अलावा आता है कि अवसंरचना को मजबूत करने की योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो कोई भी इन्वेस्टर्स भारत में नहीं आएगा। सबसे सबसे जरूरी कोई काम होता है ना, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार इसके लिए भी प्रयास करेगी। कैसे प्रयास करेगी? सरकार ने क्या प्रयास किए? रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय किया है। पूंजीगत व्यय क्या होता है तो बता। सर जी, आपने बताया कि राजस्व में कुछ भी प्राप्त नहीं है, लेकिन जब हम किसी अन्य देश को लोन देते हैं तो उसके ब्याज को राजस्व व्यय में शामिल करेंगे। किसी अन्य देश को लोन देते हैं तो ठीक है, उसके ब्याज को राजस्व व्यय में, ब्याज को आए होगा ना। हाँ। हाँ तो की मिले, कुछ नहीं मिला ना। मिला क्या भाई? ब्याज लेने से हमारी नीमी कम हुई? नहीं हुई ना। बस अगर ब्याज भर दे लेने से अगर कुछ कम होता तो हम उसको पूंजीगत में ले लेते। ब्याज आ रहा है तो वो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन वापस आएगा तो बाकी देखेंगे। इस समय ऐसी स्थिति नहीं आएगी। चलो, पूंजीगत व्यय आप समझ गए। पूंजीगत व्यय वो व्यय होता है जिससे किसी न किसी परिसंपत्ति का निर्माण होता है। ये किसकी बात है? व्यय की। व्यय किया मतलब पैसा खर्च किया है, खर्च किया तो कोई न कोई कैपिटल बनी है हमारे पास में। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना, मैंने उदाहरण दिया था अभी आपको, सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सारे के सारे जो व्यय है, कौन से व्यय है? पूंजीगत। सरकार क्या कह रही है कि हम 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। जो 14-15 में कितना था? ये 14-15 का हिसाब क्यों रखते हैं साथ में?
सरकार बदली थी ना, इसलिए कि मनमोहन सिंह सरकार है वो 2 लाख करोड़ खर्च कर रही थी, और हम पूंजीगत व्यय कितना कर रहेंगे इस बार, 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय करेंगे। मतलब ये क्या बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनेगी, एयरपोर्ट बनेंगे, पोर्ट बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनेंगे, ये बड़े बड़े हाईवे बनेंगे, रेल पटरियां बनेगी, ये सारा काम करेंगे हम। अब वो तो होगा ही खैर, लेकिन चलो कुछ तो होगा, कोई सड़कें वड़कें तो बनेगी कम से कम। इस निवेश का उद्देश्य क्या है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना करना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, 7 मार्ग है, मुंबई से पुणे के बीच में, हैदराबाद बेंगलोर, चेन्नई बेंगलोर, वाराणसी सिलीगुड़ी, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, दिल्ली वाराणसी। एक एक इस ये बच गया, बाकी मैं इन सब में जाके आ गया हूं। वाराणसी सिलीगुड़ी नहीं गया, बाकी सब जगह जाके आया। वाह, वाराणसी। काशीनाथ की भूमि में आपका स्वागत है। काम यही है, मैं तो क्या है कि मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ, 20-25 दिन पढ़ाता हूँ, 2 दिन घूम फिर के आता हूँ, क्योंकि मेरे से ना ऐसे मरा नहीं जाता फालतू का। मैं तो यह तो ठीक है कि कमिटमेंट की उड़ो है कि कॉलेज में छुट्टियां लिमिटेड होती है, बाकी है ना मुझे घूमने का बहुत शौक है। हाँ। अरे लोगों के पास खूब पैसे हैं, सच में घूम नहीं पाते, हालत खराब होती है। क्योंकि मारे उल्टे पे बाहर जाऊं तो, क्योंकि मन्ना बाहर लो भावे कौन, बीमार मैं भी खूब हूँ, लेकिन केला न सेव न खाइन चला ले, रोटी को खाऊं, लेकिन घूमे तो आना देखे हम कोई, समझो तो नहीं। जाना चाहिए, लेकिन पैसे की बात ही नहीं है, सच बता रहा हूँ। कई सारे लोग ऐसे, मैं दोस्तों को जानता हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, घूमने की हिम्मत नहीं आता, क्योंकि घूमने में पैसा खर्च होता है, सीधी बात है। गाड़ी लेके जाओ तो 50,000 लाख रुपए गाड़ी पेट्रोल ठोक जाओ है। वोल्गा टू गंगा, अच्छा, राहुल सांकृत्यन, हाँ बड़ा जबरदस्त लेखक है। तो 7 मार्ग बन रहे हैं, देखो इधर देखो, ये कैसे है, हाई स्पीड का मतलब क्या होता है, तेज गति से चलेगा, सामने कोई क्रॉसिंग नहीं आएगी, वन वे होगा, एक पटरी इधर एक पटरी इधर, पूरी फ्रेट कॉरिडोर होगा, फ्रेट मतलब मालवाहक। एक ट्रेन आएगी सीधी पहुंचेगी, दूसरी सीधी आएगी, बीच में टाइमिंग नहीं खराब होगा। ऐसे नहीं होगा 3-3 घंटे ट्रेन पड़ी रहेगी, ऐसा नहीं, उनके लिए अलग तरीके से व्यवस्था होगी। ऐसे 7 ये पटरियां बना देंगे। इस पे कितना खर्च आने वाला है, 2.93 लाख करोड़ रुपए। कौन सा व्यय, देखो पूंजीगत व्यय। इसीलिए मैं आगे ये समझा रहा था, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, देश के लिए कौन सा जरूरी है इस समय, पूंजीगत व्यय। अग्निवीर योजना जब लाई थी ना सरकार ने, यही तर्क दिया था कि हमें आज के युद्ध जो हुए हैं ना, आधुनिक युद्ध हो गए हैं, हमें रक्षा उपकरण चाहिए, इसलिए हम हमारा पैसा राजस्व व्यय कम करना चाहते हैं, पूंजीगत व्यय अधिक करना चाहते हैं। और राजस्व व्यय कम करने का एक ही तरीका है कि सैनिकों की संख्या कम करो और 4 साल के टेंडर पे लो, फ्री करो, क्योंकि आज की लड़ाई एयरफोर्स ही लड़ती है। इस वजह से तर्क देते हुए उन्होंने अग्निवीर योजना लेके आए, और अब वो कह रहे हैं कि हम जो पैसा बचेगा उससे पूंजीगत व्यय करेंगे, जिससे हमारे पास में एडवांस रक्षा उपकरण यहां पे आएंगे। सैनिकों की संख्या कितनी भी बढ़ा देंगे, लड़ाई अब ग्राउंड इन्वेजन तो होता ही नहीं है। क्या अभी ऑपरेशन सिंदूर को देख लो आप, अभी आप ईरान इजराइल को देख लो, दोनों की सीमा ही नहीं लगती है, बीच में पूरा सऊदी अरब वगैरह पूरे ये क्षेत्र आते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसाइल ड्रोन से लड़ाई हो रही है, ग्राउंड पे कोई मतलब नहीं है। सैनिक बैठे आराम से देख रहे हैं, नंबर को आ रहे हो, लड़ाई ऊपर ऊपर ही चल रही है सारी। ये जो लड़ाई में जो उपकरण नष्ट हो रहे हैं ना, सारे पूंजीगत व्यय है, ईरान का इजराइल दोनों का। इसलिए सरकार का प्रयास इस समय कौन से व्यय करने हैं, पूंजीगत व्यय। तो देश भर में तेज और टिकाऊ कनेक्टिविटी के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की, इसको विकास कनेक्टर कहा है, विकास को कंडक्ट करने वाले। तो ये ध्यान रखना, विकास कनेक्टर की संज्ञा दी थी निर्मला सीतारमन ने 62 के अंदर इसको। आगे देखो और क्या बनाएंगे, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी के लिए समर्पित हो जाना, मतलब उस पटरियों पे केवल और केवल मालवाहक गाड़ियां ही चलेगी, और साथ में
वाटरवे जल मार्ग भी बनाएंगे ताकि जहाज भी स्पीड से सामान ले जा सके। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि डानकुनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तालचर से आंगुल जैसे खनिज क्षेत्रों को कलिंगा नगर से जोड़ा जाएगा, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। पारदीप बंदरगाह को धमरा पतन से जोड़ने के लिए ओडिशा में भी एक NW5 नेशनल वाटरवे संख्या 5 को शुरू करने का किया प्लान, और अगले 5 वर्षों में 20 और वाटरवे बनाए जाएंगे। ये क्या करते हैं सारे, ये सारे के सारे परिवहन को इजी करते हैं और तेज करते हैं। अंतर्देशीय जल मार्ग क्या होते हैं, जो देश के भीतर जल मार्ग होते हैं ना नदियों से, उसे अंतर्देशीय कहते हैं। और अंतरराष्ट्रीय क्या होते हैं, बाहर वाले। तटीय पौध परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर और 12% करने के लिए रेल सड़क से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम भी शुरू की है कि देश के भीतर नदियों को भी हम जल मार्ग के रूप में अधिकतम यूज करें। इससे क्या होगा कि देश के भीतर भी ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने इस बजट में बात की है कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना, क्योंकि ये जितने भी आप पढ़ रहे थे अभी तक सारा कुछ एनर्जी से चलेगा, चाहे रेल हो चाहे जहाज हो, सब कुछ ऊर्जा पर है। एक 15 मिनट लाइट चली जाए ना देश के अंदर, पूरा देश ठप हो जाएगा। लाइट के बिना देश में कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय सबसे सबसे संचालित करने वाला संसाधन कौन सा है, ऊर्जा है। इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो ऊर्जा हमें मिल रही है कोयले से, कोयला हम बाहर से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, देश के अंदर भी हो रहा है। अब इनका प्रयास ये है कि ये नवीनीकरण पे शिफ्ट हो जाओ आप, मतलब जिसमें ये सौर ऊर्जा वगैरह इस पे शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारी निर्भरता उन पे न रहे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में सरकार है वो घरेलू निर्माण को बढ़ावा दे रही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सरकार मजबूरन यहाँ पे पूरे जो 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 क्षेत्र बचे हुए सब सौर ऊर्जा लगेंगे, वाली कितना ही विरोध कर लेना आप। गवर्नमेंट की ये टारगेट है, आगे कहां लगाएंगे सौर ऊर्जा, किसान कहां जाएगा, पेट हैंगोरी पोलो है, कहीं नहीं जाएगा। किसान दे देगा, किसान दे ही रहा है, किसान दे ही रहा है, क्योंकि यहां पानी है नहीं। उनको पता है कि मंथली 40-50 हजार रुपए रेंट आ रहा है, दे दो ना, अपनी इनकम हो जाएगी, बेच दी, मतलब लीज पे दे दी जो भी। अब एक इन्होंने रूफ टॉप सोलर योजना चलाई है, मतलब घर के ऊपर, तो अब घरों की जरूरतें पूरी कर देगा ये योजना ही। पीछे क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन वगैरह यहां सारे ये कर देंगे, और क्या करेंगे, ये जो एनर्जी बन रही है ये खेतों में किसानों को दे देंगे। ऐसे करके ऐसा सेटलमेंट करेंगे कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आराम से कर लेंगे। प्रयास यही है, जहां जहां जमीन दिखेगी वहां जाके रातों रात प्लेट लगाई बेटी करे। पहले मन प्लेट दबाता जवाब हमें प्लेट दबा हुआ बढ़ देना है, खाली जमीन दी थी दिया हुआ ज्वाइन प्लेट लगा दे यही हो रहा है, और क्या हो रहा है। खाली और गोचर भूमिया बची है वो उन्होंने लगानी शुरू कर दी है लगभग आपके। अब इसके लिए इन्होंने 32,914 करोड़ रुपए का बजट दिया है, ताकि दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतें किससे पूरी हो सकती है, नवीकरणीय, स्पेशली कौन सा, सौर क्षेत्र। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे देखो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई, जिसमें अगर कोई आप रूफ टॉप के ऊपर कोई लगाते हो, इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए सरकार ने अनुदान दिया है, कि सरकार आपको सब्सिडी भी देती है, इसके लिए ग्रांट देती है। 1 करोड़ घरों में इस तरह से घर के ऊपर ही लग जाएगा, जिससे बिजली बिल तो कम होंगे होंगे, साथ ही ऊर्जा की घरों को आत्मनिर्भरता हो जाएगी, आपको बाहर से ऊर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसानों के लिए इन्होंने PM कुसुम योजना लागू की है। PM कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से लाइट देने का काम करेगी, और इसमें भी इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने दिया है। घरेलू निर्माण योजना को और प्रोत्साहन दिया है कि सौर ग्लास निर्माण के, अभी वो कह रहे हैं ना कि अभी गैस वैस नहीं आ रही तो आप सोलर कुकर लगा लो, इलेक्ट्रॉनिक कुकर, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आते हैं, लाइट पे लगाओ चूल्हा काम करना शुरू करेगा, गैस की जरूरत ही नहीं है। अब ये अच्छा, वो इस इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को उसको सौर ऊर्जा से कनेक्ट कर लो, घर में गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। विकल्प खूब है, सब याद आएंगे, जरूरत पड़ती है ना उस समय लकड़ियां भी याद आएगी, पाछे आगे फूकते दिए को ना हमें देने पड़ेगा दिन कदे। हालांकि समस्या नहीं है,
एक जहाज आता है ना, टैंकर एलपीजी वाला, उसमें 57 लाख टंकियां भरी जाती है लगभग, और 57 लाख सिलेंडर। तो एड़ा 10 जहाज आए तो देश भर सिलेंडर गणाए हैं, दिक्कत कहीं को एड़ा जहाज आवाज पड़ा है, कोई समस्या हो। एक एलपीजी टैंकर से 57 लाख से अधिक सिलेंडर भरे जाते हैं। की समझे होगा, टैंकर है छोटा मोटा थोड़ी है, जहाज है। तो एक एक जहाज गुजरने में जोर आ रहा है ना, तो ऐसे थोड़ी आता है जहाज का मामला ही अंदर है, अलग जाके एक बार जहाज जरूर देखना है एक बार अंदर है। यही मन ले जाऊं वहां, मैं देख के आया, भगवान की मेहरबानी में लगभग हैंग देख लियो, हम कहीं नहीं बचे हुए, मैं लगभग सारा देख लिया। अब फॉरेन जाना है इस बार दिसंबर में, यूरोप चले जाऊंगा। है ते फोड़ दे। हमारे एक मित्र गए हो गए हण के तो ना विदेश घुमाया हूं थारे की हैंग जरूरत पूरे होने के बाद में आदमी की मत जाया करे, कभी कभी की जल्दी जैसे कि काम हो रहे हैं ना, उसके जान का खतरा होता है। तो मैंने कहा तू मरा करे तो पहले उधर घुमा लेना जो, तो मैं को हाला हूं पे। तो अब हमारा प्रयास है कि इस साल हम 5-6 देश घूम के आएंगे, उधर यूरोप जाएंगे। वो यूरोप में की है कि 5-6 देशों में, मतलब कि एक मुंह फोगे जाओ इतनी देर में यूरोप में 3 देश घूम ले आदमी। फोगर मतलब हमारा गाँव है, तो ये हम 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर रेंज में तो एक दो देश यूरोप में आ जावे। हाँ तो आराम में आदमी 5-6 देश घूमे और 7-8 दिन में ही। या, तो बस एक हो रही है, बाकी लगभग हो गया। तो घरेलू प्रोत्साहन योजना, सौर ग्लास के निर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटीमोनेट जैसे जो खनिज है, इनको सीमा शुल्क इनका 7.5% से घटा के शून्य कर दिया गया है, ताकि बाहर से जो जो भी ये एंटीमोनेट आएंगे ना, तो वो सस्ते पड़ेंगे, तो हर नागरिक उसको खरीद पाएगा। निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करने के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। तो इसमें कुछ है नहीं, फुटवेयर शू वगैरह। आगे चलते हैं, चमड़ा उमड़ा छोड़ो। आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण, सेवा क्षेत्र पर भी इन्होंने फोकस किया है इस बार बजट के अंदर। उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति, सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य संचालक बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। देखो भारत को अगर विकसित करना है तो सर्विस सेक्टर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज 50-55% योगदान दे रहा है, इस पे काम करेंगे तो ये 70-80% जाएगा। कृषि को आप बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी कर लो। उद्योगों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, आप उस पर कितना भी काम करोगे तो वो 30 से 31 होने में साल लगा लेगी। सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि विकसित भारत का मेन संचालक कौन होगा? सेवा क्षेत्र। यही है जो हमारी अर्थव्यवस्था को 15-20%, 30% बढ़ा सकता है। इन्होंने कहा कि 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में हम 10% हिस्सेदारी देंगे, जो कि अभी 2-3% के आसपास है। और इन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, रोजगार, विकास, निर्यात क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। एआई जैसी जो टेक्नोलॉजी है, इसका आवश्यकताओं पर और भी बढ़िया तरीके से काम किया जा सकता है। इसके अलावा हम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पेशेवर संस्थाओं का हम और आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में क्या आता है, ये रेडियोलॉजी है, एनेस्थेसिया है, अप्लाइड साइकोलॉजी, जैसे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे बढ़िया काम किया जा सकता है, जो सेवा क्षेत्र में अच्छा योगदान दे सकता है। और मानव संसाधन विकास, अगले 5 वर्षों में इन्होंने कहा कि हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख नए एएचपी जोड़ने का भी काम करेंगे। तो ये सारा का सारा फालतू बातें, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये इसमें शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम का संबंध किससे है, ऐसे पूछ सकते हैं कि शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? सेवा क्षेत्र से है। और 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी को कितना बढ़ाना है? 10%। ये 2 पॉइंट इसमें ढंग के हैं, याद करने योग्य। ग्रामीण महिला प्रेरित उद्यम, ये पूछ सकते हैं कि सी मार्ट का मतलब क्या है? सी का मतलब महिला हो जाता है यहाँ पे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म करोगे तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सी की फुल फॉर्म याद रखना, SHE। तो ये महिलाओं से रिलेटेड है, SSE का मतलब यूं हो गया। इस सी को अगर फुल फॉर्म करोगे तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर हो गया, मतलब खुद की सहायता से उद्यम स्थापित करना।
ये महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह के लिए एक व्यावसायिक रिटेल नेटवर्क है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को केवल प्रोड्यूसर से बदलकर इंट्राप्रेन्योर बनाना है। ये कितनी बढ़िया बात लिखी है, और ये याद रखना बहुत काम का पॉइंट है भाई। ये प्रोड्यूसर और इंट्राप्रेन्योर, क्या फर्क है इसमें? सिंपल मैं बता देता हूं आपको। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक उद्योग लगा दिया, ठीक है, ये मैं इंट्राप्रेन्योर हो गया। अब इसमें 10 लोग काम करने लग गए, वो प्रोड्यूसर हो गए अंदर। तो इंट्राप्रेन्योर थोड़ा बड़ा हो गया, और उसके भीतर काम करने वाले जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको हम क्या कहते हैं? अभी क्या स्थिति, अभी केवल महिलाएं प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रही है, अपनी खुद की यूनिट नहीं बना पा रही है। तो ये कह रहे हैं कि हम इस योजना के तहत, सी मार्ट के तहत, महिलाओं को क्या करेंगे? उद्यमी बनाएंगे। अभी वो केवल क्या है? प्रोड्यूसर है। तो ये सी मार्ट एक व्यावसायिक रिटेल नेटवर्क है। ये पूछ सकते हैं कि सी मार्ट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब क्या करेगी सरकार? देश भर में ऐसे दुकानें खोलेगी। मार्ट का मतलब क्या होता है? दुकान। मार्ट मतलब की वे दुकान जो है, थोड़ी बड़ी दुकान में मार्ट क्या करे? मार्ट में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री के अलग अलग स्टॉल लगे हुए होते हैं। और दुकान में क्या होता है कि हैंग भेड़ो बड़ो अलमारी हम ठोकड़ो हैंग वो ठावे कोत की राखड़ो है। ठीक है। मार्ट में थोड़ा व्यवस्थित होता है, बाकी दुकान का ही मॉडिफाइड रूप है वो मार्ट है। मार्ट फिर दुकान के और भी नाम होते थे, ठेलो गलो, कई गांव में कई नाम है ना। तो दुकान उस समय आधुनिक नाम था, अभी और बढ़िया नाम हो गया है मार्ट। ठीक है, ऐसे कई नाम और मार्केट में चलते रहते हैं। मैंने कहा ना है, हाट पुराना नाम है, मुगल कालीन नाम है, ये और भी पुराना नाम, ये मतलब है सारे इनके ही नाम है सारे के सारे। तो देश भर में ऐसे मार्ट होंगे जिनका मालिकाना हक किसके पास रहेगा? महिला के पास। जैसे परिवार के अंदर भी अब महिला को ही तो मुखिया माना गया है। वो जो कार्ड आता है ना, कौन सा भामाशाह कार्ड, उसमें ऐड कौन है? महिला। आदमी तो कहीं है ही कौन हमें, फ्री। तो महिला स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाएगा? इस दुकान का हेड बनाया जाएगा, और उसके अंडर में जो सामान लाने का काम है वो कौन करेंगे? पुरुष। ऐसे कौन? हम करेंगे। पुरुष। बट ठीक है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के पास होगी। इसके अलावा एक योजना लखपति दीदी भी आती है 2.0। ये पहले 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है इनको। लखपति दीदी बन जाएगी, इनको टेक्निकल और मार्केटिंग सिखानी है। ऐसे नहीं कि लिया उन्हें लखपति दीदी बन जाए, 4 एक महीना लखपति बन जाए। अल्लाह मारे की बने बताओ लखपति। ये हमारा एक कितना 1000 रुपया रखा वो ये रखे होगा हमारा हैंग पैया काटे कर देखो कहीं नहीं रहे। बताओ ए हाल है, एक प्रोफेसर की हालत देखो आप। अब ये कोई दीदी लखपति भी है, बाकी मारे पैयो तो गाली थोड़ा। ए हमारा हाल है बताओ। हम देखो कि मारता पैया की कोई कमी नहीं है की है, एक है हमारा की है लाइसेंस है लगी है। आओ बताओ कहीं नहीं रहे हो भगवान सुन। ए हमारे केस में गिफ्ट आयो तो, ये गिफ्ट आया था। ये तो बढ़िया गिफ्ट आया, जैसे मैं कॉलेज में था उस समय किसी अननोन नंबर से आया था। है एटीएम? एटीएम मेरे पास है ही नहीं, भगवान की कसम नहीं है, वो उसके पास ही है। और एटीएम के पासवर्ड ही उसके मुझे याद भी नहीं है। बस मेरे पास सिर्फ मैसेज आता है ओ डिटेक्ट हो गए। है मेरे खर्चा कुछ नहीं है, मैं देखो चाय पीता नहीं वगैरह करता नहीं, और खर्चा क्या मेरे पास? गाड़ी का तेल वगैरह। तेल वगैरह तो देखो यूं है कि जैसे कोई कोचिंग के कार्यक्रम होते ये भरवा देते हैं, बाकी जनरली ये होता है कि मैं खुद ही डाल देता हूँ उसमें। सैलरी आती है ना, तो सैलरी आती है। हाँ हो जाता है। तो लखपति दीदी समझ में आया था लक्ष्य को होगा। और सी मार्ट केवल फिजिकल स्टोर नहीं होंगे, देखो सी मार्ट केवल फिजिकल नहीं होंगे बल्कि ये डिजिटल भी रहेगा, मतलब आप ऑनलाइन भी उससे सामान खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ऐसे सी मार्ट बनने वाले हैं, ये बजट में था। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी मार्ट के संबंध में ठीक है कि नहीं है, इस टाइप से। इनको सहायता करने के लिए गवर्नमेंट ने इनोवेशन फाइनेंसिंग करा है, जो कम ब्याज पे लोन देता है, और
3.27 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने आवंटित किए इस सी मार्ट के लिए। सरकार कितनी हेल्प करेगी? 3.27 लाख करोड़ की हेल्प होने वाली है। ठीक है, सीधा यहाँ पे लाख करोड़ में मामला चलता है, 1000 करोड़ में कभी आया ही नहीं कोई एक आधा। अब है भारत विस्तार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से सी मार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्तार की फुल फॉर्म भी याद रखना, वर्चुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो कृषिगत संसाधनों तक पहुंचने के लिए वर्चुअल माध्यम चुनना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप भारती को फोन कर सकते हो, जो एआई असिस्टेंट, नाम क्या था उसका? भारती था ना? हाँ हाँ, वो भारती कहां बैठेगी? इसी विस्तार के अंदर बैठेगी। तो किसान किसी भी प्रकार की सहायता ले सकता है इस विस्तार एप्लीकेशन के माध्यम से। ये एक बहुभाषी एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुभाषी है। मतलब इस विस्तार पे आप कई भाषाओं में बात कर सकते हैं, जो किसानों को रियल टाइम वैज्ञानिक सलाह देता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपए का बजट दिया है एप्लीकेशन के लिए। कितना? 150 करोड़, 1 करोड़ नहीं, 150 करोड़। 17 फरवरी 2026 को जयपुर में इसका आरंभ किया गया था। हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण होगी वो। ठीक है, और इसमें क्या होगा? कृषि कल्याण मंत्रालय और आईसीएआर दोनों साथ में, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च भी साथ में है। इसके तहत एग्री स्टेक, जिसमें एग्री स्टेक क्या है पता है आपको? किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड पूरा किसमें है? एग्री स्टेक में। और डेटा सारे रहेंगे, इसमें सारा ढांचा रहेगा। इसमें किसान पूछ सकता है कि किस ऋतु में कौन सी मुझे फसल बोनी है, क्या बोनी है, कितने उर्वरक यूज करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन किसान ले सकता है। भाषा की भी बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि लोकल भाषा भी इसमें आ जाएगी। इसमें पूरा का पूरा एआई का रहेगा। ये किसान कॉल सेंटर से भी जुड़ जाएगा, ये सारा का सारा, मिट्टी की सेहत कैसी है, फसल की स्थिति क्या है, सारी की सारी बातें किसान इस विस्तार ऐप के माध्यम से जान सकेगा। तो विस्तार ऐप एक एआई टूल है जो कृषि मंत्रालय और आईसीआर ने मिलकर डेवलप किया है, जिसमें किसान रियल टाइम सिचुएशन जान सकता है, कॉल पे बात कर सकता है, और किसान अपनी समस्याओं से संबंधित समाधान यहाँ पे ढूंढ सकता है। इससे कई सारे किसानों को लाभ है। लाभ ये होता है कि जैसे जब समय रहते कोई फसलों में बीमारी लगी है तो किसान को पता चल जाएगा, मौसम की चेतावनी का पता चल जाएगा, फसलों को कैसे कम से कम नुकसान हो इसका पता चल जाएगा, उत्पादकता वगैरह भी बढ़ जाएगी। ये सारे सारे इस विस्तार के फायदे हैं। इसका ध्यान रखना, ये प्रश्न परीक्षा में आने लायक है भाई। इसमें ये सारी सारी चीजें, नारियल संवर्धन के लिए अलग से बात की गई। भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और 30 मिलियन लोग नारियल के ऊपर रोजगार कर रहे हैं। और इसके अलावा कच्चे काजू और कोको 2030 तक भारत इनके ब्रांड के रूप में रहेगा, आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा। चंदन की प्रसंस्करण को, प्रोसेसिंग को भी भारत बढ़ाएंगे। और पर्वतों के अंदर जो फल होते हैं, अखरोट, बादाम, खुरमानी, इनको भी बढ़ाने का काम करेगा। ये इसमें सरकार ने बजट में ये बात कही है। कुछ योजना है पूर्वोदय की योजना। पूर्वोदय का मतलब पूर्व के राज्य, पूर्व के 5 राज्य, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? पूर्वोदय योजना। ध्यान रखना, सूर्योदय पूर्व में होता है ना, तो ये पूर्वोदय नाम दे दिया। ये सारे पूर्व के राज्य हैं। यहाँ पे क्या किया जाएगा? इन 5 राज्यों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इन 5 राज्यों में पर्यटन के लिए विकास किया जाएगा। इनके यहाँ पे सार्वजनिक जो परिवहन है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इन 5 राज्यों में शिक्षा और कौशल को बढ़ावा दिया जाएगा। और इन 5 राज्यों में लॉजिस्टिक का विकास किया जाएगा। जैसे हल्दिया वगैरह जो बंदरगाह है, इनको जोड़ा जाएगा आपस में। एजुकेशन के लिए ये यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना करेंगे। तो ये देखो, लॉजिस्टिक, शिक्षा, कौशल, सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन, उद्योग, इन सब को बढ़ाने की योजना का नाम क्या है? पूर्वोदय। 5 राज्य, 5 लक्ष्य। राज्य कितने हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य, 1 2 3 4 और 5 लक्ष्य। इनको क्या नाम दिया गया है? पूर्वोदय योजना। ठीक है, तो इसमें किस पे क्या क्या होगा? देखो, बिहार में ये लोग क्या करेंगे, हाजीपुर के अंदर मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। मखाने समझ में आते ना आपको?
व्हाइट कलर आवे थोड़ा रोस्ट करें खाना पड़े, वो मखोना नहीं जो थे बिया हम खाओ, ये प्रोटीन का सोर्स होते हैं मखाने, जो प्रेग्नेंट लेडी को वगैरह को दिया जाते हैं, कमजोर हड्डियों वालों को दिए जाते हैं, थे नहीं वो बिया वाला मखोना, वो नहीं, वो अलग है जरा थे मरा सो मन। हाँ मारे मखोना मोरे घणा ही खाधोड़ा थे, घणा खाधो मन था, वो मखोना बीजा था। और गया में एक औद्योगिक नोड बनेगा, उड़ीसा में स्टील हब बनाया जाएगा। स्टील हब कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। और मखाना बोर्ड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ है? बिहार में। आंध्र प्रदेश के अंदर चेन्नई विशाखापट्टनम कॉरिडोर बनाया जाएगा। झारखंड में केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान, जो माइंड वाले रोगी होते हैं उनके लिए, और उन्नत ग्राम योजना चलाई जाएगी। पश्चिमी बंगाल के अंदर ये लोग क्या करेंगे? हल्दिया पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे और दुर्गापुरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। ये सम्मिलित करो में सवाल आ सकता है। कैसे? राज्यों के नाम और सामने कार्य, मखाना बोर्ड आ जाएगा, या ये स्टील हब आ गया, चेन्नई विशाखापट्टनम मनोचिकित्सक संस्थान, उन्नत ग्राम योजना, और सामने राज्य का नाम सम्मिलित करो। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। बाकी जैसे ये 5 बिंदु हो गए, और बाद में किस स्टेट में क्या क्या होने वाला है ये आपको यहां पता चल जाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर बौद्ध सर्किट। अब ये पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर पूर्वी स्टेट जो है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे बौद्ध सर्किट बनाया जाए, क्योंकि वहां पे बौद्ध खूब है पहाड़ियों के अंदर, लामा जिसे हम कहते हैं, बौद्ध धर्मगुरु। तो वहां ये बौद्धों के जितने भी वहां पे मठ वगैरह, उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि तीर्थ यात्री सेवाएं वगैरह विकसित हो सके। 16वें वित्त आयोग की बात भी इसमें की गई है। 16वां वित्त आयोग ने 17 नवंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की? राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 281 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता। मैं कहीं बताए तो 80 तो सही बताए, तो सही है, सही है। तो 81 में तो सिफारिश पर रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। गठन की बात 80 में आती है जहां तक। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो टैक्स ट्रांसफरेशन, देखो मैं आपको बात बताता हूं, वित्त आयोग का काम होता है, मेन काम एक ही होता है कि केंद्र जो पैसा है वो कितना पैसा स्टेट को देगा, ये रिकमेंडेशन कौन देता है? वित्त आयोग। क्यों? केंद्र पैसा लेता कहां से? राज्यों से तो लेता। भाई आज हम इस राजस्थान के वासी है, मैंने अगर इनकम टैक्स भरा है, पैसा किसके पास गया? केंद्र के पास। क्योंकि व्यवस्था है, हम किसकी यूज ले रहे हैं? राज्य की। तो वित्त आयोग सरकार को ये रिकमेंडेशन देता है कि आपको कितना पैसा राज्यों को ट्रांसफर करना है, और उसी की बेस पे राज्यों को ट्रांसफर किया जाता है। अब हम उसी पे बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, टोटल 41 हिस्सा बनाए रखने की सिफारिश को स्वीकार किया है कि जो भी राज्यों से टैक्स प्राप्त होता है 41% राज्यों को भेज दो। आप 41% भेज दो, हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर उसके अंदर सॉरी वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल मतलब यूं, जैसे केंद्र को कितने रुपए मिले? 100 में से इन्होंने कहा कि राज्यों को कितने देने हैं? 41 रुपए राज्यों को दे दो, ये सभी राज्यों को। अब इन राज्यों में किसको कितना मिलेगा, इसका अलग फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं आगे। तो राज्यों को वर्तमान में कितना मिल रहा है? 41%। ध्यान रखना, ये इस हिसाब से कितना जाएगा? 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान अनुदानों के रूप में ये अलग मिलेगा। कुछ अनुदानों की भी बात की गई है। तो स्टेट को टोटल 41% पैसा इस केंद्र से आता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें 41% में किसको कितना गया? इन्होंने कहा कि इसमें से शहरी निकायों को हमको वो राशि देनी है, ये मूल निकायों को, विशेष निकायों को, शहरीकरण को, ये अलग अलग ग्रांट बताइए किसको कितना कितना देना है। और उसके बाद में ये सारे रिकॉर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये 41% का आंकड़ा बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय समेकन। राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है कि स्टेट को थोड़ा ध्यान रखना है कि इतना भी अधिक खर्च ना हो जाए कि घाटा हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो बना के रखना है। 2025-26 में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2030-31 तक जीडीपी डेब्ट रेशियो 50.1% तक लाया जाएगा। ये याद कर लेना ढंग से। और 26-27 तक
ये 56.1 से घटकर 55.6 रहने का अनुमान है। देखो होता क्या है, हमने जितने भी लोन लिए हैं वो लोन कितने हैं, भारत की जीडीपी के कोशिश करना है कि जो जीडीपी है हमारी टोटल देश की उसका 50% तक लोन हो ताकि हमारी सीमा में हो। तो अभी सरकार कह रही है कि 26-27 में हमारा अनुमान कितना है कि हम कहां तक आ जाएंगे, 55.6% पे आ जाएंगे। अभी हम कितने पे हैं, हमारी टोटल जीडीपी का 56% पैसा जो है वो अगर हम दे देना सारा तो लोन उतर जाएंगे। लेकिन जीडीपी सरकार के पास आती नहीं है, सरकार के पास तो केवल टैक्स का पैसा आता है। जीडीपी मैंने कहा था ना, जीडीपी एक आंकड़ा है जो देश के कुल सेवा और वस्तुओं के उत्पादन के मूल्यों का योग है। तो जीडीपी जितनी है उसका आधे से अधिक हमारे ऊपर घाटा है। अमेरिका जैसे देशों का घाटा तो 110% के आसपास है। इसकी मैं अलग क्लास ले सकता हूँ, पूरा बताना पड़ेगा मुझे, समझाना पड़ेगा। अमेरिका बहुत घाटे में चल रहा है, इसलिए चाहता है युद्ध फटाफट खत्म हो, ज्यादा लंबा चला अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। भैया है कौन बूढ़े, उधार लेना पड़े, सबसे ज्यादा घाटा वहीं चल रहा है अमेरिका। हाँ, एक गद्दी कंडीशन हो रखी है अमेरिका की, अपन लोग ही बचा सकते हैं उसको। चलो छोड़ो, अभी उस पर बात बाद में करेंगे। है कतुरे मैं पाठ नहीं, ये टेबल्स वगैरह अपन नहीं देखेंगे, इसमें टेबल सारे उसकी है। टेबल्स जो है ना, ये जो अपन ने पढ़ा है ना उसी की है, टेबल पे नहीं बात माथापुड़ी नहीं करनी है। लेकिन है तो पढ़ो, तो पढ़ो। हाँ, घटता हुआ ऋण अनुपात भविष्य में ब्याज भुगतान का बोझ कम करेगा। भाई ऋण का भुगतान कम होगा तो ब्याज का भुगतान कम हो जाएगा, सीधी बात है। जिसमें प्राथमिक क्षेत्रों के लिए फिर पैसे भी ज्यादा खर्च कर सकते हैं हम। ब्याज कम होगा तो वो पैसा हम आराम से प्राइमरी सेक्टर पे जाके खर्च कर सकते हैं। तो देखिए 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितने परसेंट तक रखा है, 4.4%। ये रट लेना आंकड़ा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा है कि 26-27 तक हम ये घाटा कितना कर देंगे, 4.3%। आपको मैं एक लाइन में राजकोषीय घाटा समझाता हूं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि आय से अधिक व्यय होता था, हम उसको क्या कहते हैं, आय से अधिक व्यय होता था हम उसको क्या कहते हैं, घाटा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि उस व्यय, उस घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन को हम आय मानते हैं लेकिन है क्या, वो ऋण है। उस ऋणों को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। वापस समझा रहा हूं कि बजट के अंदर आय से अधिक व्यय हो जाए तो हम उसे घाटा बोलते हैं। वो होते हैं बजटीय घाटे, वो राजस्व घाटे होते हैं मोस्टली। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम जिस मात्रा में लोन लेते हैं उस लोन को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मान लो हमारी आय थी बजट में 100, कितनी, और व्यय कितना हुआ 120, घाटा कितना हो गया 20%। हम क्या लेंगे, ऋण लेंगे, तो राजकोषीय घाटा कितना हो गया 20%। मान लो ये हो जाए 104, तो ये घाटा कितने परसेंट हो जाएगा। वर्तमान में हम कितने परसेंट लोन ले रहे हैं, और सरकार ने कहा इसको कम करके कितना करेंगे। ये करना बहुत बड़ी बात है, 0.1 नीचे लाने में जोर आ जाता है। आगे चलते हैं, ये ऋण की प्रवृत्तियां हैं, बस ये 5-7 मिनट में समझा दूंगा, है ना, नहीं तो ये टेबल्स आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। है कुछ भी नहीं, ज्यादा याद करने वाला कोई पॉइंट हुआ तो मैं इंपोर्टेंट करवा दूंगा, बाकी छोड़ देना। ऋण की प्रवृत्तियां देखिए आप, 24-25-26 में देखिए, अब 55.6% के आसपास हम राजकोषीय घाटे के तहत हम जीडीपी का लोन ले रहे हैं। मतलब जीडीपी हमारी जो टोटल है देश की, उसका 55.6% एफआरबीएम के अनुसार अगर हम उसको दे देते हैं तो हमारे लोन पूरे हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन सरकार ये कहती है कि 54.7% है। लेकिन अगर एक्ट के अनुसार माने, एक्ट की डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, उस डेफिनेशन में 55.6 हो जाता है, और नहीं तो 54.7% हो जाता है। ठीक है, ये जीडीपी टू डेट रेशियो है। समझ में आ रही बात, मतलब जितने हमारे लोन लिए हुए हैं, ये लोन हमारे जीडीपी का कितना हिस्सा है, लगभग 55.6% हिस्सा है। हालांकि ये हिस्सा बहुत अधिक नहीं है, कई देशों का 100% से ऊपर, 100% तक सही माना जाता है, 100 से ऊपर जाने पर खराब माना जाता है। 100 से ऊपर जाने का मतलब आपकी औकात से बाहर हो गया लोन, अब चुका नहीं पाओगे।
100 के अंडर में मतलब देश के संसाधन उस लोन को उतारने में सक्षम है। ये बजट का सार है, इसको आपको याद नहीं करना। इसमें वही है, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब राजस्व आय और पूंजीगत आय। फिर ये होगा, फिर कुल प्राप्तियां, फिर कुल व्यय, व्यय में वापस वही राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सब हो जाता है इसमें। फिर है बजट, बजट में वापस वही रुपया आता कहां से, देख लेना आप कहां से आता है। ये बजट के अंदर 22 पैसे कहां से आते हैं, ये इसका होगा आगे, तालिका बनाई हुई होगी ना, नीचे एक पट्टी होनी चाहिए थी, अभी पता क्या चलेगा कि इसका कलर नहीं लिखा नीचे, इसमें है, इसमें नहीं लिया, खोलियो है, एक मिनट, हारत कलर ही को आयो मजो की दो तो बढ़िया है, ठीक है, छोड़ो न तो चलो ठीक है, ये वापस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये वापस वही है, आय व्यय वगैरह। एक मिनट जाना नहीं, रुको अभी थोड़ा रुको। ये राजस्व व्यय हो गया, राजस्व आय, पूंजीगत आय, वापस वही पेंशन में कितना, ये सारी मदद दी हुई है, पेंशन में कितना जाता है, रक्षा में कितना जाता है, सब्सिडी में कितना जाता है, ये सारा सारा टेबल्स, कुछ नहीं है। अब बजट का मोटा मोटा मैंने समझा दिया आपको, टेबल्स छोड़ देना, भले आगे वाला पढ़ लेना। लास्ट टॉपिक रहा है जिसको हम कल पढ़ेंगे, विदेश